नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कौशांबी में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैली हुई है। आशा वर्कर और अधेड़ की पीट पीट कर हत्या की गई। पैसे के लेन देन में हत्या की वारदात को अंजाम देना सामने आ रहा है। दरअसल दोहरे हत्याकांड से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोहरे हत्याकांड में पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। पुलिस ने 9 लोगों की गिरफ्तारी करने की बात कही है। वहीं आप तस्वीरें देखिए, कौशांबी की घटना डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आशा वर्कर और अधेड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर के ये हत्या की गई है। कौशांबी में डबल मर्डर की वारदात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बोला मैं पैसा दूंगा। थाने में बंद किया सर लोग उसको, परसों बंद किया नरसों। कहाँ पैसा लेके आ रहा हूँ, नहीं लेके आया। मोहन अपने दामाद को, गुंडा लोगों को जोड़ के अपने घर में रात में इधर उधर बैठाई थी। और जब आज छोड़े हैं जितनी टाइम वहाँ थाना करारी से कल शाम को, और वो रात भर रहे, सवेरे मारने का जुट बनाए हैं। रास्ता में जा रहे थे मेरा भाई और मेरे बाबूजी, तो गाली दे के बोलसा मांग रहा, कहानी काट डाउ। अब कहीं कह नहीं चहीटे, ये घर तक चहीट के लाए। जस के चहीट के लाए तब भरे मेरी माँ को। ये सब लोग इसके 2 लड़के थे, सिमोहन के, जय सिंह, ज्ञान। थाना करारी क्षेत्र में मारपीट की एक घटना हुई है जिसमें कई लोग घायल हुए थे। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल एडमिट कराया गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान और अन्य लोगों को एडमिट करा दिया गया। अभी सबकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। अन्य कोई कैजुअलिटी की बात नहीं है। मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। आतंक अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। लगातार पुलिस की ओर से दावे, लेकिन दावों के बावजूद पर धरातल परिस्थितियां कैसी है वो आप देखिए। कौशांबी की घटना के जरिए ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे यहां पर सरेआम गुंडों ने हमला किया, पीट पीट करके आशा वर्कर और अधेड़ की हत्या कर दी। परिवार के बाकी लोगों से भी मारपीट की गई है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंभीर हालत में बाकी लोग हैं और इसी घटना को लेकर के सवाल ये है कि जब भी जहां मन चाह रहा है गुंडों का, वो अपना कहर ढाने से बाज नहीं आ रहे। उनको ना पुलिस का डर लगता है, ना ही कानून और सिस्टम का। उत्तर प्रदेश के कौशांबी की घटना है जिसको लेकर के अब सवाल इस बात पर पुलिस महकमे पर भी कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। अभी तक पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। 9 लोगों को हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, दहशत का माहौल है। पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, ये सामने आ रहा है। कई लोगों के साथ मारपीट की गई। सरेआम गुंडागर्दी की घटना कई सवाल खड़े करती है। उधर उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में 24 घंटे के भीतर 2 ट्रिपल मर्डर हुए हैं, जिससे सनसनी फैल गई है। सोमवार को आगरा के घर में पति पत्नी और बेटे के जले हुए शव मिले थे। वहीं आज सुबह हरदोई के एक आश्रम में रह रहे एक साधु, उनकी शिष्या और उनके बेटे की निर्ममता से हत्या की गई। इस ट्रिपल मर्डर से जिले में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हरदोई के मजरा कुआमऊ के गांव के बाहर आश्रम बना करके बुजुर्ग साधु रह रहे थे। उनकी शिष्या और उनके बेटे की रात में ईंटों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। एसपी समेत कई पुलिस के अधिकारी इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे। सुबह तेरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। मौके पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। पहुंचे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार साधु कब तक इस तरह से मौत के मुंह में समाते रहेंगे, कब तक इस तरह से उनकी हत्या होती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी साधुओं की हत्या को लेकर के सवाल उठे थे। एक बार फिर से साधु की हत्या पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
वहीं इस पूरे मामले में एडीजी एसएन सावंत ने कहा कि हत्यारे जल्दी सलाखों के पीछे होंगे और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये तीनों का सर कुचला हुआ हालत में पाया गया। एक शार्प इंजरी हीरादास जी को हुई है और फील्ड यूनिट और बाकी हमारे डॉग स्क्वाड वगैरह आके इसको वेरीफाई किए, डीएम साहब, एसपी साहब। उधर आगरा के थाना इत्मौदौला में सोमवार को पति पत्नी और बेटे के साथ परचून की दुकानदार रामवीर की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि खुलासे की कमान एसपी सिटी ने खुद संभाली थी और इसके बाद मंगलवार की सुबह हुई मुठभेड़ में सुभाष और वकील को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश सुभाष के 3 लाख रुपए रामवीर पर उधार थे। रुपए वापस ना करने पर रामवीर, उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर शव को जला दिया गया। ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी सुभाष ने अपराध कबूल करते हुए कहा कि उसने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर 3 लोगों की हत्या की। एसएसपी बबलू कुमार के मुताबिक उसने 3 लाख रुपए रामवीर को उधार दिए थे। पैसे लौटाने में आनाकानी करने पर उसने रामवीर और उसके बेटे बबलू को घर बुलाया। इसके बाद दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों के शवों को उनके घर ले जाकर पत्नी की भी हत्या कर दी और फिर घर में पड़े नकदी और जेवरात लूटने के बाद सभी शवों को केरोसिन डालकर आग लगा दी। आगरा में महज 3 लाख रुपए के लेन देन को लेकर एक पड़ोसी दोस्त ने पहले अपने दोस्त के पिता को मौत के घाट उतारा, उसके बाद अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसकी मां की भी हत्या कर दी। ये पूरा घटनाक्रम थाना इत्मौदौला क्षेत्र में हुआ। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई। पुलिस ने महज 24 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से एक आरोपी फरार है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि सीसीएसयू के एग्जाम शुरू हो गए हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी अंतिम साल और अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो गए हैं। कोरोना काल की वजह से इस बार थोड़े छात्र छात्राएं निराश भी नजर आ रहे हैं। मास्क, एयर सैनिटाइजर से लैस होकर के ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे हैं। एग्जाम के लिए जो भी सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और इसके बाद ही अभ्यर्थियों को यहां पर एंट्री दी गई है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया, आप भी देखिए। तमाम छात्र संगठनों के विरोध और कोरोना काल में आखिरकार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी के आखिरी सेम की जो परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो गई हैं और जो सेमेस्टर एग्जाम है वो भी शुरू हो गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एक क्लास में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। अंतिम वर्ष की परीक्षा कराई है और जो सेमेस्टर एग्जाम है वो भी यहाँ पर कराए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए कोरोना से बचने के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और अब परीक्षाएं शुरू भी हो गई हैं। जो पहली पाली का एग्जाम है वो सुबह 8 से 10 बजे तक किया जाएगा। जो दूसरी पाली है वो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी और जो अंतिम यानी तीसरी पाली है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एग्जाम किया जाएगा। स्टूडेंट्स जिस तरह की भी तैयारी करके आए हैं उनके चेहरे जरूर इस बात को लेकर खिले हैं कि हाँ, उन्हें एग्जाम देकर ही आगे प्रमोट किया जाएगा, जबकि कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर निराश हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एग्जाम हो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज। तो चलिए, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, उससे हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर लॉकडाउन पर सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। अब शनिवार को प्रदेश में लॉकडाउन नहीं होगा। बड़ी अपडेट है इस वक्त की। शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन किया जाता रहा है, लेकिन अब रविवार को ही लॉकडाउन होगा, शनिवार को लॉकडाउन नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है, शनिवार को प्रदेश में लॉकडाउन नहीं होगा। बड़ी अपडेट है, आम जनता से जुड़ी हुई खबर है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब शनिवार को प्रदेश में लॉकडाउन नहीं होगा। प्रदेश में लॉकडाउन सिर्फ रविवार को ही रहेगा। शनिवार को यथावत दुकानें खुली रहेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस वक्त लॉकडाउन को लेकर? देखिए हेमंत, बता दें मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार ये पालन किया गया और संशोधन किया गया। देखा गया है कि लगातार जो वीकेंड लॉकडाउन था यानी शनिवार और रविवार, जिसकी समस्याएं अधिक आ रही थी और ये मुख्यमंत्री ने भापा है और समझा है और अधिकारियों से टीम 11 के साथ बैठक की है। इस पे पूरा निर्णय लिया गया। निर्णय के बाद
अब ये आदेश जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ रविवार को लॉकडाउन किया जाएगा। बशर्ते शनिवार के दिन पूरी दुकानें खुली रहेंगी, मार्केट खुली रहेगी। शनिवार को रात को 12 बजे से रविवार को रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। बाकायदे दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बाकायदे इसमें बाइट देकर मीडिया को जानकारी दी है। तो अब ये साफ हो जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, उनमें संशोधन किया गया और कहीं न कहीं प्रदेशवासियों के लिए, व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर का देने का ये एक संदेश दिया जा रहा है। हेमंत, लेकिन अभिषेक, क्या उन इलाकों को लेकर के भी कुछ स्पष्टीकरण किया गया जहां पर लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए हेमंत, बताना चाहेंगे लगातार सरकार के प्रयास ये हैं कि उत्तर प्रदेश को कोरोना से मुक्त किया जाए और वही कारण है कि जो प्रदेश भर में नोडल अधिकारी हैं उन पे शिकंजा किया जा रहा है, जो डीएम है उनमें किया जा रहा है। लेकिन अहम सवाल बिल्कुल ये है आपका, चूंकि जो इस भारी संकट में उत्तर प्रदेश कोरोना काल से जूझ रहा है, वहीं पे एक बार फिर ये ढूल दी जा रही है व्यापारियों को, स्थानीय नागरिकों को दी जा रही है। तो कहीं भाई कोरोना का खतरा बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में इस समय यदि सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है तो राजधानी लखनऊ में फैला हुआ है। लखनऊ वासी परेशान है। तो कारण ये देखा जा रहा है कि कुछ जो समस्याएं आती रही हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है और जाहिर सी बात है इस निर्णय का पालन अब किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, किस प्रकार इसका पालन कराता है। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान के हालात हैं, हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल अभिषेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर बागपत से, जहां पर ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान शिक्षिका को गलत मैसेज भेजने वाले 2 छात्रों की शिक्षिका ने जमकर पिटाई की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दरअसल छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान शिक्षिका को हर रोज अश्लील मैसेज भेजते थे। ये आरोप शिक्षिका का है। कई बार समझाने के बाद भी जब छात्र नहीं माने तो शिक्षिका ने उनकी क्लास नहीं ली बल्कि डंडे से जमकर मारा पीटा। ये वीडियो बागपत के एक पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर 2 छात्रों को जमकर शिक्षिका ने अमानवीय तरीके से उनके साथ मारपीट की है। इन छात्रों पर आरोप है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान इन्होंने गलत मैसेज मैडम को भेजा। मैडम गुस्सा हो गई और इसके बाद इनको जमकर मारा गया एक डंडे से। माफी नहीं, तुम्हारी कंप्लेन नहीं करे, शुक्र मनाओ। तुम सालो जेल, तुम सालो इसमें दो साले। ये हालांकि साफ नहीं हो पाया कि इनके अकाउंट से क्या इन बच्चों ने कोई अश्लील मैसेज किया था, किसी और ने कर दिया। लेकिन मैडम जब गुस्सा हुई तो ये भूल गई कि आखिर ये बच्चे हैं और इन पर इस तरह से बरसी हैं। वो तस्वीरें आप देखिए, कैसे अमानवीय तरीके से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। गाली दे गए, माँ बहन की गाली देगा। तो वहीं पूरे देश को फिट रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान चलाया, जिसके तहत गांव-गांव ओपन जिम खोले जा रहे हैं। इससे व्यायाम करें और खुद को फिट रख सकें। इसी के तहत लखनऊ में भी ब्लॉक स्तर पर सभी गांव में इसका निर्माण किया जाना है। मोहनलालगंज विकास खंड में उतरावा गांव से आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ओपन जिम की शुरुआत की गई। हमारे संवाददाता ने इसका भी जायजा लिया, देखिए। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आपको बता दें कि पूरे देश में जगह जगह ओपन जिम की शुरुआत की गई है। इस समय राजधानी लखनऊ में है और यहाँ भी देख रहे हैं ये उतरावा गांव है और यहाँ पर ग्राम स्तर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ओपन जिम की शुरुआत की गई है आज से यहाँ पर। और यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो लगातार इसका लाभ भी ले रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो खंड विकास अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस तरह के और कितने जिम खोले जाएंगे पूरे, अगर हम खंड विकास खंड की बात करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। सर जिस तरह से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो ओपन जिम खोले जा रहे हैं तो कितना लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा सर? इसमें हर ग्राम पंचायत में पहले हमारा टारगेट है कि हर नया पंचायत में पहले हम 14 नया पंचायतों में टारगेट करके जिम करें, फिर धीरे धीरे हर ग्राम पंचायतों में कर दें, जिससे कि हर व्यक्ति फिट रहेगा और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगी। जिससे कि तमाम बीमारियां जैसे कोरोना में कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी पहल है इसको कि ओपन जिम का निर्माण। सर अभी अगर बात करें तो ये मोहनलालगंज विकासखंड का पहला ऐसा गाँव है? हाँ, पहला ऐसा गाँव है, उतरावा ग्राम पंचायत में पहला है। प्रधान जी के इच्छुक और इनका उद्देश्य था कि नहीं कि हम सबसे पहले यही निर्माण कराएंगे, फिर अन्य विकासखंड में जो नाली खड़ंजा उसके बाद निर्माण कार्य कराएंगे। बिल्कुल। तो यह देख रहे हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये पहला ऐसा मॉडल गांव है जिसमें इस तरह का ओपन जिम बनाया गया है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हमारे साथ में प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर कितना टाइम लगा इसको बनने में? इसको बनने में लगभग 1.5 महीने का वक्त लगा है।
1.5 महीने में हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। अब आज से उद्घाटन हुआ है तो क्या लगता है कि गांव वाले कितना इसमें आएंगे और फिट रहेंगे? काफ़ी फिट रहेंगे, काफ़ी लोगों का सहयोग रहता है। वैसे भी युवा जो हमारे गांव के हैं वो स्टेडियम में फुटबॉल वगैरह खेला करते हैं, उनकी एक विशेष मांग भी थी कि हमें फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय से जब कहा इसके लोकार्पण के समय स्टेडियम के, तो उनकी सहमति से ये कार्य पूरा हो। बिल्कुल, और भी लोग हैं सर, क्या लगता है कि कितना गांव वालों को इससे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा? इससे तो बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ, क्योंकि आजकल की परिस्थिति में अब धीरे धीरे मनुष्य जो है वो शारीरिक मेहनत कम और भौतिकतावादी यंत्रों के द्वारा ज़्यादा जुड़ रहा था। इसीलिए कोविड जैसी महामारियां विश्व में आने लगी, तो ये एक गांव के लिए थोड़ा नवीन भी है, उत्सुकता भी रहेगी, और दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभप्रद है। बिल्कुल, बहुत सही। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ग्रामीण है चेहरे की खुशी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खुश है। उनके गांव में इस तरह का जिम खुला, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जीत बहादुर। जीत बहादुर, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आपके गाँव में ओपन जिम खुल गया? बहुत खुशी है हमें। कैसे आप आएंगे? रोज सुबह आएंगे यहाँ पर? हाँ आएंगे। कैसे फिट रखेंगे अपने आप को? जिम करके पूरे, और घर वालों को भी लाइएगा। ठीक। बिल्कुल, तो यहाँ देखा आपने कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी चली, ऐसे में अपने आप को फिट रखना भी एक बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए आज उतरावा गांव में ये ओपन जिम की शुरुआत की गई है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे गांव वालों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। फिट इंडिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्रशासन ने भूमाफिया पर से 250 बीघा जमीन को मुक्त करवाते हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाया। वहीं करीब 250 बीघा जमीन पर माफियाओं का कब्जा था, जिस पर प्रशासन बुलडोजर चलवाते हुए करोड़ों की जमीन को मुक्त करवाया है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के इलाके की है। भूमाफिया ने यहां पर कब्जा कर रखा था, इसे अब मुक्त करवा लिया गया है। उधर गोरखपुर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राप्ती और गागरा नदी उफान पर हैं। कई गांव नदी के बहाव में बह गए हैं, तो कई गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार कटान जारी है। ग्रामीण पलायन के लिए मजबूर है। हमारे संवाददाता सुशील कुमार बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं पर बात की। आप भी देखिए। बाढ़ के कहर से हर साल ये गांव त्रासदी झेलता है और आप देखेंगे कि तस्वीरें अभी भी, ये ज़रूर है कि बाढ़ का तांडव कम हुआ है, लेकिन अभी भी तमाम सिवरहा जैसे तमाम ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बाढ़ के पानी की वजह से अवरुद्ध हो गए हैं। आप देखेंगे कि ये जो सड़क है, ये पूरा रास्ता उस गांव में जाता है, यानी उस गांव के लिए सिर्फ एक यही सड़क है, लेकिन राप्ती के पानी ने इस सड़क के आवागमन पे अपना कब्जा कर लिया और ऐसे में ये आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है और तकरीबन सैकड़ों हजारों की संख्या में वो जो गांव वाले हैं वो पूरी तरीके से पिछले कई महीनों से वो फंसे हुए हैं इस बाढ़ की वजह से। ये ज़रूर है कि राप्ती, आमी और जो है तमाम ऐसे जो नदियां हैं वो जो है बाढ़ के वजह से इस समय स्थिति उनकी स्थिर हुई है, क्योंकि जो मानसून है वो इधर भी कम है। ऐसे में इनके जल स्तर जो है कम हुआ है, लेकिन अभी भी घाघरा का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर है। यानी आमी और राप्ती का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन घाघरा का जल स्तर अभी भी बढ़ रहा है। और ऐसे में इस तरह के हालात आपको नजर आएंगे कि जहां तक निगाहें जाएंगी आपको ये केवल पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में आपको ये लगेगा कि आप किसी गाँव में नहीं बल्कि किसी समुद्र में आ गए हैं। और पानी की लहरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिलोरे लेते हुए सड़कों पर आ रही हैं। ये बताओ, यहीं रहते हो आप? यहीं रहते हो? हाँ रहते हैं। क्या नाम है आपका? सीधे खड़े हो, रुक जाओ। ये बताओ कि कितने गांव के लोग प्रभावित और कैसे आ जा रहे हो तुम लोग? नाव से नाव से आ जा रहे हो? हाँ। कोई प्रशासन का आदमी आया मदद के लिए? नहीं। कोई नहीं आया अभी तक? नहीं। तो कैसे खाना पानी कैसे खाते पीते हो तुम लोग? सब जाते हैं अपना टीप से, ऊँचे से, नैया से, नाव से लेके आते हो? तो ये परेशानी है। ये बताओ कि कितनी दिक्कत हो रही है और कब से परेशान हो ऐसे? बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। कितनी परेशानी है? कैसे लोग रह रहे होंगे वहाँ? अब कैसे बताएं, हम लोग जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, कैसे किससे कहेंगे। आज पहली बार आप लोग आए हैं यहाँ पर, तो अब पूछताछ कर रहे हैं। कोई प्रशासन का आया आपकी मदद करने के लिए? कोई भी नहीं। कोई नहीं आया? नहीं। एक नाव आया था, जो ये अब ये सड़क जो है उघाड़ हुआ तो आदमी जा रहे हैं, नाव चला गया। हाँ, आपस चले गए। तो अभी तो पानी फिर भी सड़क पे है बहुत ज़्यादा? है।
अभी बहुत है। यानी इन ग्रामीणों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये ज़रूर है कि राप्ती थोड़ी सी नरमी ज़रूर दिखा रही है और राप्ती के नरमी के वजह से जलस्तर कम हुआ है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा रास्ता पानी भरा हुआ था। अब फिलहाल यहाँ पानी नहीं है, लेकिन अभी भी पूरा रास्ता कटा हुआ है और पूरे जगह आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ऐसे में आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राप्ती और आमी का पानी भले ही कम हुआ हो, लेकिन घाघरा अभी भी कहर बरपाया हुआ है और तमाम ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।